ये बताने वाला था कि हाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग देखिए, हमें सबसे पहले क्या करना है कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। नॉर्मली क्या होता है कि बच्चों को बताया भी यही था और आपने सुना भी यही होगा कि नीट के एग्जामिनेशन में सिर्फ एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आते हैं और यही बताया जाता है। आई एम नॉट कंप्लीटली एग्री विद दिस सेंटेंस। I'm not at all completely agree with this sentence. You will get 25% more question from they are out of NCERT. जब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर्स में, I'll discuss with you कि there are some single lines written over there and that is a whole concept. So आप देखोगे कि एक छोटा सा लाइन NCERT में मेंशन कर दिया, it's very ambiguous. Actually NCERT, what I think NCERT has been made for teacher. It's a guideline for teacher that how you have to teach and what you have to teach your students. लेकिन उसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमें इलॉबरेट करने पड़ेंगे। तो आपको इसके लिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे ज्यादा फोकस करना है रादर देन कि सिर्फ आप उसको क्रैम कर लेते हैं या फिर जितना एनसीईआरटी में लिखा है आपने उतना समझ लिया तो आपको लगेगा कि आप कंप्लीट पेपर कर लेंगे, है ना। तो मेरे हिसाब से आप सभी लोग फोकस होंगे नीट के एग्जामिनेशन के लिए। अब देखिए, जैसे इस बार ही हमारा जो 12th का बोर्ड का एग्जाम रिजल्ट रहा है, उसमें देयर आर नंबर ऑफ द गर्ल्स हु हैव गॉट 100 आउट ऑफ 100। तो 4 लड़कियां ऐसी जिनके आउट ऑफ 100 है, ठीक है। लड़के भी कई सारे हैं जिनके 98 या 99 हैं। लेकिन अगर किसी बच्चे के 100 आउट ऑफ 100 आते हैं या 98 आते हैं, 99 आते हैं बायोलॉजी में, सो इसका ये मतलब नहीं है कि ही और शी इज गोइंग टू क्लियर नीट एग्जामिनेशन, बिकॉज नीट इज समथिंग डिफरेंट गेम। वहां पे आपको क्या करना होता है, वो आपकी कंसेप्चुअल क्लियरिटी चेक करते हैं। तो कॉन्सेप्चुअली आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्चुअली क्लियर होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे पास एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए कि जिस कॉन्सेप्ट को हम पढ़ रहे हैं व्हाट एक्चुअली इज इट। और उसमें आपको एग्जांपल्स, उसका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट आपको पता होना चाहिए। देखिए, होता क्या है कि जब हम बोर्ड का एग्जामिनेशन देते हैं या स्कूल का एग्जामिनेशन देते हैं, वो हमसे सिर्फ थ्योरी पूछते हैं और हमें थ्योरी पता होना चाहिए, राइट। लेकिन जब नीट का एग्जामिनेशन होता है, अभी तो मैं नहीं बोल सकता कि एम्स हो रहा है, जिप्पर हो रहा है, अलग अलग, दे ऑल हैव बीन मर्ज अंडर द सिंगल अम्ब्रेला जिसको अपन नीट बोलते हैं। उसमें एक चेंजेस आया है कि पहले एम्स का पेपर जो होता था उसमें एक रीजनिंग एसर्शन का क्वेश्चन आता था, वो काफी टफ होता था। आप लोगों ने देखा होगा, कुछ लोगों ने देखा ना, रीजनिंग एसर्शन के क्वेश्चंस काफी टफ होते थे। लेकिन अभी आपको वैसे कोई क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, आपको सिंपली जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आते हैं वही क्वेश्चंस मिलेंगे। तो नीट के लिए भी हमें यहीं पे प्रिपेयर करना होगा। तो मैं कैसे पढ़ाऊंगा? सबसे पहले देखिए, मैं आपके एनसीईआरटी ही कवर करूंगा। एनसीईआरटी कवर करने के पीछे रीजन ये होता है कि बहुत सारे स्कूल के टीचर्स होते हैं, उनको एनसीईआरटी देखना उनकी कॉपी में पसंद होता है और वो उसी के बेसिस पे बच्चों को मार्क्स देते हैं। तो डेफिनेटली एनसीईआरटी आपको आना चाहिए। और वैसे भी नीट के एग्जामिनेशन में जो बेस है, मैंने बोला 70% क्वेश्चन यू विल गेट फ्रॉम एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी इस वजह से भी आपको आनी चाहिए। तो एनसीईआरटी आने के दोनों रीजन है। पहला रीजन कि आपके स्कूल एग्जामिनेशन के लिए, और दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन कि हमें नीट का बेस क्लियर करना है, बेसिक्स क्लियर करना है। सेकंड, इसी के साथ में अब मैं ऐसा नहीं कि पहले आपको एनसीईआरटी का चैप्टर पढ़ा दूंगा फिर आप उसके बाद मैं बोलूंगा कि आप नीट स्पेसिफिक आप नोट कीजिए और आपको एक चैप्टर 2 बार पढ़ो। दैट इज नॉट इंटरेस्टिंग पार्ट और आप भी उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होंगे। सो हाउ वी विल डू, हमें करना क्या होगा कि एनसीईआरटी के साथ में ही नीट के कॉन्सेप्ट, अगर सपोज दैट मैंने क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ाया तो क्लासिफिकेशन सिस्टम में मैं आपको बताऊंगा कि नीट के लिए भी इसमें पर्टिकुलर हेडिंग के साथ में मैं बताता हूँ, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि हाउ वी हैव टू राइट और आंसर। सो आंसर राइटिंग, है ना। तो हमें आंसर राइटिंग और साथ में आप जो एमसीक्यू में आप टेस्ट देंगे, जो अपने असाइनमेंट्स करेंगे, तो उसमें जो डाउट होंगे, है ना, तो ये डाउट वाला, ये 3 चीजें हम फोकस करेंगे, ठीक है। और किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछिए, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग कोई कॉन्सेप्ट, फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। कोई डाउट? नो सर। कोई डाउट नहीं? अरे भाई, डाउट तो थोड़ा होना चाहिए, है। ठीक, अच्छा। तो लुक, वन मोर थिंग, आपको कितनी भी बेसिक चीज हो, लाइक इट डजंट मैटर हाउ बेसिक इज इट, और कितना भी इजी हो, आप पूछने में हेजिटेट ना करें। और अगर आपको एक बार नहीं आया कॉन्सेप्ट तो आप बिल्कुल कंपल्सन में हाँ ना बोलें, ठीक है? जबरदस्ती हाँ बिल्कुल नहीं बोलने का। एकदम जिधर भी नहीं आया, एकदम 100% बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ में इजीली आप बोलिए, आराम से बोलिए, कंफर्टेबली, विदाउट एनी हेजिटेशन। आप बोलिए कि आपको नहीं समझ में आया, ठीक है। दैट इज माई सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इफ यू आर देयर टू अंडरस्टैंड, आई नीड टू मेक यू अंडरस्टैंड। और
आपको जरूर समझाऊंगा और जितनी तरह से हो सकता है उतनी तरह से समझाऊंगा, लेकिन आप तब हाँ बोलिए जब आपको कंप्लीटली समझ में आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए 11th के जो चैप्टर्स हैं, 11th के चैप्टर में हमारा जो सबसे पहला वाला जो पार्ट है, तो वो हमारा चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, है ना। तो द लिविंग वर्ल्ड, द लिविंग वर्ल्ड में मैं आपको साथ साथ में पूछता भी जाऊंगा और आपको बताना भी होगा, है ना, आपको बोलना भी होगा, बताना होगा भैया आप लोगों को। तो सबसे पहले हमारा ये है, ये सबसे पहली जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग। मेरा आपसे क्वेश्चन है, देयर आर नंबर ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग, देयर आर नंबर ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग, एंड you might have gone through your notebook, so textbook, so you must have read all those points. There are number of the characteristic of living. मुझे आप ऐसा कोई characteristic बताओ जो ये define करे कि particular thing is living or non living, मतलब उस characteristic के basis पे हम ये कह सकें कि ये organism living है या non living है। लेकिन शर्त ये है, there is a condition, कि उस characteristic का कोई exception नहीं होना चाहिए। बताइए भाई, जल्दी से बताओ सभी लोग। They respire. They respire, ठीक है। So मोहना का कहना है कि दे रेस्पायर, सो रेस्पिरेशन में लिख लेता हूँ, है ना, गुड, रेस्पिरेशन, ठीक है। बोलिए बोलिए भाई सब लोग, क्षेत्रीय बताओ, टेल मी प्लीज। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन। अच्छा, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, क्षेत्रीय का कहना है कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ठीक है, आपकी बात मान, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। हाँ, कौन बोल रहा था? इशिका, कुछ बोलो, बताओ। अवेयरनेस। अवेयरनेस, ठीक है, तो ठीक है, अवेयरनेस, ठीक है। और कौन बचा? हाँ, विभूति, आप बताओ। अरे बोलो, कैरेक्टरिस्टिक, कोई दिक्कत नहीं, गलती तो होगा, ऐसा कोई कैरेक्टरिस्टिक, द सिंगल कैरेक्टरिस्टिक विच डिफाइन। हाँ सॉरी सर, कैन यू प्लीज रिपीट, मेरा वो ऑडियो कट गया था। हाँ, क्या बोल रहा था कि एक क्वेश्चन है कि क्वेश्चन आप रिपीट कर रहे हैं ना आपको, बोलो बोलो। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि देयर इज अ सिंगल कैरेक्टरिस्टिक विच डिफाइन दैट पर्टिकुलर थिंग इज लिविंग और नॉन लिविंग, लेकिन मेरी कंडीशन है देयर मस्ट नॉट बी एनी एक्सेप्शन। तो देखो, चलो, हाँ बोलो बोलो। रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, अच्छा, विभूति का कहना है कि रिप्रोडक्शन, ठीक है, रिप्रोडक्शन दो लोगों ने बताया, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, अब मेरा चांस है। देखो, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात बोली कि किसी ने रिप्रोडक्शन बताया, तो नो डाउट रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन पहले आते हैं। तो रेस्पिरेशन में क्या है, नो डाउट आई डू एग्री विद दैट रेस्पिरेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक that is found in living and that is not found in non living. लेकिन respiration, what is respiration? Respiration is, that is, oxygen is required, or we can say that food is broken. और किसी भी प्रोसेस को रेस्पिरेशन या बर्निंग हम तब बोलते हैं उसमें फूड ब्रेक होता है, एंड देयर आर कंडीशन। कार्बन डाइऑक्साइड उसमें इवॉल्व होगी, नो डाउट कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होगी ही होगी, और दूसरा एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शन है, जितने भी लिविंग हैं, आई डू एग्री विद दैट, ऑल लिविंग दे रेस्पायर, राइट, दे रिक्वायर फूड एंड दे ब्रेक डाउन फूड and they release energy, and in the same way along with energy they release carbon dioxide। तो वो सब फूड को बर्न करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, इसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं। और रेस्पिरेशन से सभी ऑर्गेनिज्म को अपनी लाइफ को चलाने के लिए या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए, सो दे डू रेस्पायर। लेकिन बट देयर आर एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है? सल्फर बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया को फूड चाहिए ही नहीं, दे डू नॉट require any food directly indirectly from plant, neither they require sunlight. So what exactly they do? ये करते क्या हैं? सल्फर के मॉलिक्यूल को ब्रेक करते हैं, सल्फर के मॉलिक्यूल को ब्रेक करके अपने बॉडी में इलेक्ट्रॉन की चेन चलाते हैं, और उस इलेक्ट्रॉन की चेन से
एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ना तो कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होती है और ना ही इनमें फूड ब्रेक होने की प्रोसेस होती है। सो रेस्पिरेशन की कैटेगरी से सल्फर बैक्टीरिया, बट सल्फर बैक्टीरिया आर लिविंग। तो यहां पर एक एक्सेप्शन है। रेस्पिरेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक which is found in living, but there is exception. Sulfur bacteria is such kind of the living, it do not require any kind of the respiratory process. तो यहां पर हमारे पास एक्सेप्शन, कैरेक्टरिस्टिक तो है लेकिन मेरी शर्त थी एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए। अब हम ग्रोथ की बात करते हैं, ठीक है भाई, ग्रोथ क्या है, तो हम ग्रोथ को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो ग्रोथ क्या है? इरिवर्सिबल प्रोसेस, इंक्रीज ऑफ मास। So there must be increase in mass. मास बढ़ना चाहिए, but it must be irreversible process. बिल्कुल बात सही है। एक ह्यूमन का बच्चा छोटा होता है, वो बाद में बड़ा हो जाता है। एक प्लांट, हम छोटे से सीड को सो करते हैं और वो आफ्टर सोइंग इट जर्मिनेट और उसके बाद सीड बड़ा हो जाता है, प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ग्रोथ इज द प्रोसेस, बिल्कुल ये बात सही है, लिविंग्स में पाई जाती है, लेकिन देयर इज अ एक्सेप्शन। कैसे? हिमालय इट ग्रोस 2 सेंटीमीटर पर ईयर। माउंट एवरेस्ट का जो लेंथ है वो एवरी ईयर 2 सेंटीमीटर बढ़ जाता है ना, इंक्रीज कर जाता है। एक और चीज, हम क्या करते हैं, एक गंदा पानी लेते हैं। इनफैक्ट गंदा पानी क्या, आप गंदा पानी भी ले सकते हो और साथ में आपने देखा होगा, जैसे आप स्वीट शॉप में जाते हो तो वो लोग क्या करते हैं, शुगर सिरप बनाते हैं। आप रसगुल्ला लेकर के आते हो तो रसगुल्ले में आप देखते हो उसमें शुगर सिरप होता है, जिसको आप चाशनी बोलते हो। अब वो शुगर सिरप जो होता है, वो शुगर सिरप रसगुल्ले में जो पड़ा होता है वो बिल्कुल क्लियर होता है, क्रिस्टल क्लियर होता है। वो बनाया कैसे गया? तो वो लोग करते क्या है, जो स्वीट शॉप वाले हैं, ये दिस इज साइंटिफिक प्रोसेस। वो करते क्या है, चीनी को पहले बॉयल करते हैं। अब शुगर को बॉयल किया, शुगर को बॉयल करके शुगर सिरप बना लिया, लेकिन वो गंदा होता है क्योंकि चीनी में बहुत सारी इंप्योरिटीज होती हैं, शुगर में बहुत सारी इंप्योरिटीज। व्हाट एक्चुअली, पहले वो शुगर सिरप बना करके एक बड़े से कंटेनर में रख लेते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं कि एक एलम का टुकड़ा लेकर के आते हैं, अ पीस ऑफ एलम। एलम क्या होती है? फिटकरी जिसको आप बोलते हो, एलम, है ना। सो एलम का पीस लेकर के आते हैं। उस एलम के पीस को वो क्या करते हैं, 5 ग्राम का एलम का पीस लिया और उसको उन्होंने शुगर सिरप के अंदर लटका दिया। फिर देखते हैं कि 15 मिनट के बाद ये 5 ग्राम का जो शुगर, ये जो एलम का टुकड़ा था, इसके चारों तरफ बहुत सारी इंप्योरिटीज इकट्ठा हो गई, जितनी गंदगी थी सब इकट्ठा हो गई और इसका जो मास था वो बढ़ गया। और ये रिवर्सिबल तो नहीं है, ठीक है। तो यहां पे मास बढ़ गया, इसका मतलब कि नॉन लिविंग भी ग्रो कर सकते हैं। सो देयर इज एक्सेप्शन, मतलब ग्रोथ में भी एक्सेप्शन है। रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, सिंपल सी बात है। आप एक बात बताओ, ह्यूमंस में मेल होते हैं, फीमेल होते हैं और तीसरी कैटेगरी के वो लोग होते हैं जो ट्रांसजेंडर होते हैं। आजकल बैंक के फॉर्म में, स्कूल के फॉर्म में, सब जगह उनको राइट दिया गया है। और एक और कैटेगरी आ गई ट्रांसजेंडर, है ना। तो ट्रांसजेंडर, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर? ट्रांसजेंडर अपने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो आई डू एग्री विद दैट कि लिविंग्स में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, मतलब प्लांट सीड प्रोड्यूस करते हैं और अपने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। एनिमल्स अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, अपने ह्यूमंस के बच्चे ह्यूमन जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन ट्रांसजेंडर के अंदर ये कैपेसिटी नहीं पाई जाती। तो यहां पर रिप्रोडक्शन में भी कैरेक्टरिस्टिक हो गया कि ट्रांसजेंडर लिविंग तो है, नो डाउट लिविंग है, लेकिन उनके अंदर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने की, रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी नहीं पाई जाती। अवेयरनेस, देयर आर नंबर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। एक स्पॉन्जेस होते हैं, स्पॉन्जेस जानते हो? स्पॉन्जेस बताओ बताओ बताओ, स्पॉन्जेस पता है सबको? Yes, sir. Yes, sir. क्या होते हैं? The sponge होता है. प्लांट होते हैं, एनिमल होते हैं, क्या होते हैं? Plant. They're found in the sea. किस वाले में आते हैं? इशिका क्या होते हैं? So they're found in the sea. Okay, so they are found in sea. बिल्कुल, I do agree with that, but they are animals. They are animals actually. And ये नीट में एक क्वेश्चन पूछा गया था, मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आप ये मत समझिए कि कोई बाहर से क्वेश्चन आते हैं, है ना। क्वेश्चन था कि which of the following organism do not have nervous system? तो आप ये जान लीजिए, स्पॉन्जेस दे लुक लाइक प्लांट बट दे आर नॉट प्लांट, एक्चुअली दे आर एनिमल, ठीक है। तो स्पॉन्जेस एनिमल होते हैं और स्पॉन्जेस आर द ओनली एनिमल, लाइक वो एक फाइलम में आते हैं, उसको अपन पोरीफेरा फाइलम बोलते हैं। स्पॉन्जेस आर द ओनली एनिमल विच डू नॉट हैव एनी नर्वस सिस्टम, उनके अंदर कोई नर्व सेल नहीं पाई जाती। एक्सेप्ट स्पॉन्ज, देयर इज एवरीवेयर nerve cells are present, in every organism nerve cells are present,
लेकिन स्पॉन्जेस एक ऐसे एनिमल्स हैं, तो स्पॉन्जेस में अवेयरनेस नहीं होती, उन्हें किसी चीज से मतलब नहीं होता, वो किसी भी एनवायरमेंटल चेंजेस के लिए रिस्पॉन्ड नहीं करते। दे आर एनिमल, they are living, but they cannot. Sir, even jellyfish don't have a heart or nervous system. Chetri, you are not audible to me. थोड़ा सा be loud. क्या Sir, बोला? I'm saying even jellyfish don't have a nervous system or a heart. So Which one? jellyfish. Jellyfish, they have nervous system. Jellyfish, they have nervous system, but they do not have any circulatory system or heart. Jellyfish actually ये आते हैं निडेरियंस में, और निडेरियंस में आपने देखा होगा जेलीफिश में नीचे यहाँ पे टेंटिकल्स पाए जाते हैं, और ये टेंटिकल्स क्या होते हैं, कुछ बीचेस में आपने सुना होगा कि अमेरिकन बीचेस वगैरह में ये जेलीफिशेस आ जाते हैं, और अगर ये टच कर जाते हैं टेंटिकल्स तो वो उस हिस्से में रैशेस पड़ जाते हैं और वो हिस्सा इन्फेक्टेड हो जाता है, पॉइजनस होता है। तो इनमें जो ये जिनको हम लोग ये बोलते हैं नीडोब्लास्ट सेल, तो नीडोब्लास्ट सेल्स क्या होती हैं कि उनमें टेंटिकल्स पाए जाते हैं, तो वो स्टिंग के जैसे फंक्शन, उनको स्टिंग सेल्स भी कहा जाता है, तो स्टिंग के जैसा बिहेव करती है। सो दे आर प्रिकर्सर ऑफ नर्वस सिस्टम। लेकिन स्पॉन्जेस में नर्व सेल नाम की कोई चीज नहीं पाई जाती है ना। तो ये जितने सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं, ऑल कैरेक्टरिस्टिक दे आर ट्रू, दे डिफाइन दैट पर्टिकुलर थिंग इज लिविंग और नॉन लिविंग, बट they do have exception. So there is a single characteristic. अब मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा। सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक है जिस कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे हम कह सकते हैं कोई चीज लिविंग है या नॉन लिविंग है, और उसका कोई एक्सेप्शन नहीं, दैट इज मेटाबॉलिक रिएक्शन। So what are the metabolic reactions? Any kind of chemical reaction, any kind of chemical reaction that is going inside any living organism is metabolic reaction. Like digestion, the process of digestion, reaction of digestion, baking of food, ठीक है। तो जितनी भी रिएक्शंस किसी लिविंग एनवायरनमेंट के अंदर चलती हैं उनको मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ लिविंग एनवायरनमेंट के अंदर चलती हैं और वो नॉन लिविंग एनवायरनमेंट में नहीं चलती हैं। ऐसा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जिसके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन ना चलती हो, और ऐसा कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट नहीं है जिसके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन चलती है, ठीक है। सो नोट करो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। फर्स्ट हेडिंग डालेंगे, मैं आपको साथ में लिख पाता भी। Please explain the awareness part again. सॉरी, Please awareness explain the. हाँ जी। अच्छा, अवेयरनेस वाला, ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ। देखो, अवेयरनेस में मैंने ये कहा कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को अवेयर होने के लिए उसके अंदर नर्वस सिस्टम चाहिए, है ना। क्या होता है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म किसी भी, अच्छा अवेयरनेस होती क्या है पहले मैं ये बता। अवेयरनेस क्या है? अवेयरनेस को हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी भी स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्ड करता है तो उसमें अवेयरनेस है। क्या मतलब हुआ? स्टिमुलस क्या होते हैं? कोल्ड, हॉट। हमने क्या किया कि किसी ऑर्गेनिज्म में कोई भी हॉट चीज उसको टच कराई तो वो क्या करेगा? उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करेगा। अगर वो रिस्पॉन्ड करता है तो उसमें अवेयरनेस है, और अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं करता तो उसमें अवेयरनेस नहीं। अच्छा, तो किसी भी तरह का जो चेंज होता है, जैसे कोल्ड होना, हॉट होना, किसी चीज को टच करना, वो कोई भी चीज जिसके लिए ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करे उसको हम स्टिमुलस कहते हैं, ठीक है। स्टिमुलस कैसा हो सकता है? ये किसी भी तरह का एनवायरमेंटल चेंज हो सकता है, जैसे टेम्परेचर, या किसी भी तरह का फिजिकल एक्टिविटी हो सकती है, जैसे टच करना, है ना। तो स्टिमुलस क्या होता है? एनी काइंड ऑफ फिजिकल और केमिकल चेंज अगेंस्ट विच ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड। तो अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है, तो उसमें अवेयरनेस है, और अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं करता तो उसमें अवेयरनेस नहीं। अच्छा, कोई भी ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड कब करेगा? ठीक है, जैसे कि हाइड्रा है। हाइड्रा क्या है? दे आर सिंपल एनिमल्स, ये सिलेंड्रेट में आते हैं, इनमें इस तरह के टेंटिकल्स पाए जाते हैं, टेंटिकल्स पाए जाते हैं। हम इन्हें टच करेंगे, ये टेंटिकल्स हमें स्टिंग सेल मार देंगे, ठीक है। तो इनमें अवेयरनेस पाई जाती है, राइट। ये टेम्परेचर के लिए भी रिस्पॉन्ड करते हैं, है ना। इंसेक्ट भी आप देखते हो, आप उसको टच करते हो, उसकी तरफ जाते हो उड़ जाता है ना। तो उनमें अवेयरनेस है, वो स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं। तो
तो कोई भी ऑर्गेनिज्म स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्ड कब करेगा, एक ही तरीका है। अब ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये जो एनिमल है, इनके अंदर ब्रेन नहीं मौजूद है, ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, तो आखिर ये करेंगे कैसे? इनके अंदर स्पेशल टाइप की सेल्स पाई जाती हैं, इन सेल्स को हम लोग बोलते हैं नर्व सेल्स। नर्व सेल्स किसी भी स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्ड करने की कैपेबिलिटी इनको प्रोवाइड कराती है। इन्हीं नर्व सेल्स को आप कॉमन लैंग्वेज में न्यूरॉन्स कहते हैं, ठीक है। तो अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में न्यूरॉन्स हैं तो वो रिस्पॉन्ड करेगा, और अगर किसी ऑर्गेनिज्म में न्यूरॉन्स नहीं है तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, ठीक है। तो अवेयरनेस होने का ये मतलब है कि ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करे, और रिस्पॉन्ड होने का मतलब ये है कि उसमें न्यूरॉन्स हो। तो कुल मिलाकर के अवेयरनेस तभी होगी जब किसी ऑर्गेनिज्म में न्यूरॉन्स प्रेजेंट हो। लेकिन देयर आर ए सर्टेन काइंड ऑफ एनिमल, उन्हें हम स्पॉन्जेस कहते हैं। आपने देखे होंगे, उनके डायग्राम्स देखे होंगे। स्पॉन्जेस ऐसे कुछ दिखने वाले एनिमल्स होते हैं। ये सी में पाए जाते हैं, ओशंस में पाए जाते हैं, ओशंस के बेस में मौजूद रहते हैं, ठीक है। और इनमें बहुत छोटे छोटे होल्स पाए जाते हैं। इन होल से वाटर एंटर करता है और यहां से वाटर बाहर की तरफ निकल जाता है ना। तो ये स्पॉन्जेस जो होते हैं, स्पॉन्जेस आर अ टाइप ऑफ एनिमल, बट दे डू नॉट हैव व्हाट नर्व सेल। अब अगर नर्व सेल नहीं है, मींस दे डू नॉट हैव अवेयरनेस। इज इट क्लियर? Yes, क्लियर sir. है? अच्छा, ठीक है ना। तो न्यूरॉन्स जरूरी है। तो इसमें एक्सेप्शन हो गया कि स्पॉन्जेस ऐसे हैं जिनमें अवेयरनेस नहीं पाई जाती, इन्हें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कुछ लेना है, ठीक है। तो अब मैं आपको बता रहा था कि सॉरी, फिजिकल और केमिकल रिएक्शन चेंज, reaction going inside living organism, इसको हम मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन कैसी होती है? हमारी बॉडी के अंदर एग्जांपल क्या है? फूड का बर्न होना। अब देखो, मेटाबॉलिक रिएक्शन दो कैटेगरी की होती है। वी कैन डिवाइड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन टू कैटेगरी। तो वो कौन कौन सी दो कैटेगरी होती हैं? सो मेटाबॉलिक रिएक्शन को फर्दर हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये आपसे एग्जाम में, आपके स्कूल के एग्जाम में टीचर्स पूछेंगे जरूर, ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन टीचर्स का, कि राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन दो तरह की होती है। एक तो होती है कैटाबॉलिक रिएक्शन, कैटाबॉलिक रिएक्शन, और दूसरी होती है एनाबॉलिक रिएक्शन, एनाबॉलिक रिएक्शन। तो कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शन। अब देखिए कैटाबॉलिक रिएक्शन क्या होती है, कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है? कैटाबॉलिक मींस डिस्ट्रक्टिव। तो किसी भी तरह की डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन, एनी टाइप ऑफ डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन इज कैटाबॉलिक रिएक्शन। डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन का मतलब क्या हुआ? लाइक डाइजेशन। क्यों भाई, डाइजेशन कैसे डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन हुई? डाइजेशन में होता क्या है कि कॉम्प्लेक्स फूड के जो मॉलिक्यूल होते हैं, सो दे आर फूड मॉलिक्यूल, बट फूड मॉलिक्यूल मींस कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, इन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को डाइजेशन के प्रोसेस में ब्रेक कर दिया जाता है। किसमें ब्रेक हो जाते हैं? सिंपल वन, सिंपल मॉलिक्यूल, ठीक है। इस प्रोसेस को हम डाइजेशन बोलते हैं। तो कैटाबॉलिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस व्हिच आर डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन। हमने फूड खाया, कॉम्प्लेक्स फूड खाया, वो हमारे स्टमक पे गया, इंटेस्टाइन में गया, और एंजाइम्स ने क्या किया? उस कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक कर दिया। सो दे आर डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन। अब एनाबॉलिक रिएक्शन क्या होती है? एनाबॉलिक रिएक्शन का मतलब होता है कंस्ट्रक्टिव। एनाबॉलिज्म वर्ड मींस होता है कंस्ट्रक्टिव, है ना। सो दैट इज कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन, कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन। अब कंस्ट्रक्टिव रिएक्शंस क्या होती हैं? व्हाट आर द कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन? Constructive reaction means there is formation of something, means synthesis of something, right? Photosynthesis. So photosynthesis में क्या होता है? Formation of food takes place.
तो कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से, वाटर की हेल्प से मिल करके फूड का फॉर्मेशन होता है, शुगर का फॉर्मेशन होता है, तो दैट इज कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन। सो एनाबॉलिक रिएक्शन लाइक हमारी बॉडी में, ये तो प्लांट की बॉडी की बात हो गई, अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो प्रोटीन सिंथेसिस, हमारी बॉडी में प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, मींस प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। सो प्रोटीन सिंथेसिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ एनाबॉलिक रिएक्शन। एमिनो एसिड मिलकर के बहुत सारे एमिनो एसिड मिलते हैं एंड दीज एमिनो एसिड मिक्स, एमिनो एसिड मिलकर के बनाते क्या है, प्रोटीन का फॉर्मेशन। दैट इज आल्सो एनाबॉलिक रिएक्शन। तो एनाबॉलिक रिएक्शन होती है जो कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन होती है, कैटाबॉलिक रिएक्शन होती है जो डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन होती है। दोनों को मिला करके हम टर्म यूज करते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। और मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक रिएक्शन एक साथ चलती है, डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन एक साथ चलती है। कैसे? देखिए, हमने खाना खा रखा है, फूड हमने बॉडी के हमारे अंदर है, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर है, तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या हो रहा है, हमारे कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन चल रहे हैं, डाइजेशन लगातार, मींस कैटाबॉलिक रिएक्शन हमारी स्टमक में, इंटेस्टाइन में चल रही है। वैसे ही हमारे सेल के अंदर क्या हो रहा है, प्रोटीन बन रही है, नया डीएनए बन रहा है, तो हमारी सेल्स के अंदर एनाबॉलिक रिएक्शन भी चल रही है। सो कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक रिएक्शन दे डू नॉट गो ऑन सेपरेटली, एक्चुअली दे गोज ऑन साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो इनको मेटाबॉलिक, क्लियर है? क्लियर सबको? सर, तो एक डाउट है, मैं कह रही थी कि अगर जैसे फोटोसिंथेसिस है वो पूरा एक प्रोसेस है, तो वो एक एनाबॉलिक प्रोसेस है क्योंकि उसमें एनर्जी मतलब फूड बन रहा है, ठीक है। तो अगर जैसे उसमें काफी चीजें होती है, जब H2O आता है जब प्लांट के पास, तो वो उसमें भी कैटाबॉलिक रिएक्शन होगा, H2O अलग होगा और ऑक्सीजन अलग होगा। तो मतलब कैटाबॉलिक रिएक्शंस के बाद भी एनाबॉलिक, मतलब एनाबॉलिक में भी थोड़ा पार्ट ऑफ कैटाबॉलिक रिएक्शन है, हम ऐसे कह सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये कंप्लीट मेटाबॉलिक रिएक्शन है। ये दोनों रिएक्शन एक साथ ही चलती हैं, अलग अलग चल ही नहीं सकती हैं। तो बिल्कुल आपने बोला कि सही बोला कि जैसे फोटोसिंथेसिस होती है तो सबसे पहले क्या होता है, वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर। तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर अगर आपसे कोई पूछेगा, दैट इज कैटाबॉलिक रिएक्शन। तो वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक होता है, उसके बाद ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जाकर के एड ऑन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड से आकर के, और H2 जाकर के एड ऑन हो जाता है इसे वाटर के मॉलिक्यूल से जाकर के, और फूड की सिंथेसिस होती है। तो कंप्लीटली जो रिएक्शंस होती हैं वो एनाबॉलिक रिएक्शंस ही होती है, ठीक है ना। प्रोटीन सिंथेसिस जैसे कंप्लीटली मेटाबॉलिक रिएक्शन, ये एनाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है। और बताइए सर, so we can use the term interdependent राइट, दे आर इनके लिए। इंटरडिपेंडेंट रिएक्शन, बोथ आर इंटरडिपेंडेंट रिएक्शन, दे कीप ऑन गोइंग साइमल्टेनियसली, ठीक है। और कोई डाउट भाई? पूछिए पूछिए, फ्रैंक पूछिए, अगर किसी को कोई डाउट हो कहीं पे, आई अप्रिशिएट इट। ठीक, तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग में, ये नोट कर लिया आपने जो मैंने समझाया आपको? यस सर। ठीक है, तो नोट करेंगे। मेटाबॉलिक रिएक्शंस always keeps on going in living environment, in living environment. They never goes Sir, on. please repeat it from the start again. ठीक है, sure. Metabolic reactions keeps on going in living environment and they do not carry on in non-living environment. Hence metabolism is the only characteristic, hence metabolism is the only characteristic which define that particular thing is living or non-living. It do not have
It do not have any exception. It do not have any exception. अब देखिए सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक रेस्पिरेशन. ठीक है, अब देखो यहां पर एक्सेप्शन को हम मेंशन नहीं करेंगे. जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग, तो आपको ये सभी लिखनी पड़ेंगी, बट मेटाबॉलिज्म वाले में आप पार्ट लिख दोगे इट डू नॉट हैव एनी एक्सेप्शन ना. बाकी सभी में एक्सेप्शन है, कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस है. ठीक है, तो नोट करिए रेस्पिरेशन क्या होता है. रेस्पिरेशन इज नथिंग बट बर्निंग ऑफ फूड. Burning of food and release of energy. So that is called respiration. अब हमारी बॉडी में कैसे होता है? नॉर्मली हमारी बॉडी के लिए जो नॉर्मली फूड होता है दैट इज ग्लूकोज. ग्लूकोज हमारी बॉडी के लिए पेट्रोल है ना, C6H12O6. और ये जो पेट्रोल होता है ये बर्न होता है हमारी बॉडी में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी होता है, एब्सेंस में भी होता है. वो सब बातें हम लोग डिस्कशन करेंगे एनिमल फिजियोलॉजी वाले पार्ट में जब आपको रेस्पिरेशन. उसके अलावा अब देखिए यहां पर हम रेस्पिरेशन की बात करें सिंपली. सो फूड बर्न होता है और बर्न होने के साथ में रिलीज क्या होगी? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, H2O और प्लस वाटर. निकले ना निकले लेकिन तय है कि एनर्जी निकलनी ही निकलनी है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलनी है. सो बर्निंग ऑफ फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. ठीक है, तो नोट कर लीजिए रेस्पिरेशन is the characteristic of living being but sulfur bacteria are the living which do not require any food burning, which do not require any food burning, comma, they derive energy from Sir, please sulfur, repeat the previous slide. but sulfur bacteria do not require. Sir, can you please repeat this point again? Okay, sure. So respiration is the characteristic of living being. Respiration is characteristic of living being, but sulfur bacteria do not require any food, comma, they derive energy by breaking sulfur molecule through electron transport chain. ETC बोलते हैं, हम लोग पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या होती है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है, हम लोग दोनों चीजें पढ़ेंगे. ठीक है, तो रेस्पिरेशन हमारा दूसरा कैरेक्टरिस्टिक. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ग्रोथ. ठीक है, सो नोट करेंगे पहले ग्रोथ होती क्या है, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ. तो नोट करेंगे irreversible increase in mass. Irreversible increase in mass of organism is growth.
ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, मोटे होना ग्रोथ है कि नहीं है? क्यों? तो नो गेटिंग सर, फैट नॉट गुड, व्हाई? सर मास बढ़ क्योंकि रहा वो है। रिवर्सिबल नहीं है, हम कभी अच्छा भी फिर रिवर्सिबल पतले नहीं हो है। जाएंगे और फिर मोटे हो जाएंगे। हाँ अच्छा ठीक है राइट, आई एग्री विथ यू। तो मोटे होना इसका मतलब ग्रोथ नहीं है, ठीक है। दैट इज रिवर्सिबल प्रोसेस इन फ्यू पीपल, नॉट ऑल। तो ग्रोथ में अब देखो, ग्रोथ दो तरह से होती है। मैंने आपसे क्या बताया? मैंने आपसे बोला इसमें जो ये ग्रोथ लिविंग की, सो लिविंग में खास बात क्या होती है, उनका मास बढ़ता है, लेकिन ग्रोथ लिविंग में इनर पार्ट से जनरेट होती है ना। सो ग्रोथ इट स्टार्ट और रेदर देन इट टेक्स प्लेस फ्रॉम इनसाइड, इनसाइड। अब ग्रोथ किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में इनर पार्ट से होती है। इनर पार्ट इन द सेंस इंटरनल होती है। प्लांट की ग्रोथ बढ़ती है तो अंदर से बाहर की तरफ बढ़ती है। इनर फैक्टर्स जो होते हैं वो फंक्शन करते हैं। हमारे अंदर ग्रोथ होती है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम इनसाइड। तो जब ग्रोथ किसी लिविंग में होती है, उसको हम कहते क्या है? उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं, इनटू ससेप्शन। इनटू ससेप्शन is a process that is the growth when growth takes place from inside. तो लिविंग में जो ग्रोथ होती है उसको हम बोलते हैं इनटू ससेप्शन। इनटू ससेप्शन हमारे आपके अंदर जो ग्रोथ हो रही है दैट इज इनटू ससेप्शन, राइट। लेकिन नॉन लिविंग में भी ग्रोथ होती है। नॉन लिविंग में क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया कि हिमालय ग्रो करता है। क्यों ग्रो करता है? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहती है कि प्लेट्स मूव करती है, ठीक। दूसरा मैंने आपको एलम वाला एग्जांपल दिखाया। एलम के ऊपर की तरफ से गंदगी उसमें ऐड हो रही है, जो उसका डर्टी पार्टिकल्स हैं, दे आर गेटिंग डिपॉजिटेड फ्रॉम आउटसाइड, है ना। तो इसमें एक्सटर्नल ग्रोथ है, और लिविंग्स में इंटरनल ग्रोथ होती है, और नॉन लिविंग में एक्सटर्नल ग्रोथ होती है। एक्सटर्नल ग्रोथ के लिए हम लोग टर्म क्या यूज करते हैं? एक्रीशन। नो डाउट ग्रोथ लिविंग नॉन लिविंग दोनों में होती है, तो ये इरिवर्सिबल होता है? हाँ ये इरिवर्सिबल है, ये तो इरिवर्सिबल प्रोसेस है। अनटिल अनलेस आप कोई केमिकल नहीं यूज करो तो इरिवर्सिबल प्रोसेस है। जैसे हिमालय ग्रो कर ही रहा है, ठीक है, जब तक उसमें इरोजन नहीं होगा वो ग्रोथ करता ही रहेगा, एक्सटर्नल फैक्टर फोर्स नहीं यूज किया जाएगा। ऐसी एक्रीशन है। तो एक्रीशन में आप देखो ना, रस्टिंग होती है, रस्टिंग में मास बढ़ता है, रस्टिंग इज ग्रोथ, ओके सर। ठीक है। नोट करेंगे, ये दोनों टर्म लिख लीजिए। in living growth takes place from inside, that is called into susception, that is called into susception. And in non-living, growth takes place externally. In non-living, growth takes place externally, that is called accretion, that is called accretion. Next, reproduction. तो नोट करेंगे, reproduction is the process of producing, reproduction is the process of producing offspring like
itself. Reproduction is the process of producing offspring like itself. But this characteristic have exception, like transgender and mules. Transgender and mules are not fertile, and they do not reproduce. Awareness, नोट करेंगे. livings are aware with their external environment. इसी को हम लोग कहते हैं ठीक है, सॉरी, कॉन्शियसनेस. Consciousness is the same thing like awareness, right? नोट करेंगे. Livings are aware with external environment and they respond against it, like algae यूनिसेलुलर होते हैं, प्लांट होते हैं, वाटर में पाए जाते हैं. algae and plant move towards light, amoeba and insect, they go away from high temperature, but sponges do not have nervous system. Sponges do not have nervous system and they do not respond to external environment. Or Sir, please repeat the point again. okay, but sponges do not have nervous system and they do not respond to external environment. अच्छा, मुझे ये बताओ, ये यूनिसेलुलर जो एनिमल्स होते हैं लाइक अमीबा, है ना, ये खुद ही यूनिसेलुलर होते हैं, इनमें भी नर्वस सिस्टम नहीं होता, ये कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? बताओ, कौन बताएगा? बोलिए भाई. हाँ, फूड को देख के. क्या? फूड को देख करके. यस.
लेकिन ये नर्वस मतलब हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हो, ये फैगोसाइटोसिस करते हैं, फूड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन ये कैसे करते होंगे? इनके पास तो नर्व सेल नहीं होती है, खुद ही वो सिंगल सेल यूनिसेलर है। सर ये मूव करते हैं और अपने सूडोपोडिया से मतलब जो मूवमेंट करते हैं उस फूड को मतलब बिल्कुल स्टिमुलस मान के, तो बिल्कुल इसलिए। सही है। लेकिन ये स्टिमुलस रिस्पॉन्ड किस चीज से फील करते होंगे? हम अपन तो नर्वस सिस्टम के थ्रू फील करते हैं, ये कैसे फील करते होंगे? और स्किन से मतलब अपनी मेम्ब्रेन से। राइट, वेरी गुड 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 गुड, वेरी गुड। मेम्ब्रेन से, मेम्ब्रेन में इनके रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, जैसे हमारे रिसेप्टर हो गए न्यूरॉन्स, तो इनके भी मेम्ब्रेन में रिसेप्टर पाए जाते हैं, उन रिसेप्टर की हेल्प से सेंस कर लेते हैं, ठीक है ना। सेवेंथ कैरेक्टरिस्टिक है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। नोट करेंगे, लिविंग्स आर मेड अप ऑफ livings are made up of cells. Livings are made up of cells and they have cellular organization. Which non-living do not have. Which non-living do not have. ठीक है, तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो गया। Sir, please repeat it again. Living organism have cellular living organism are made up of cell. They have cellular organization. They have cellular organization. Non-living do not have cellular organization. Movement, livings have capability to move. प्लांट मूव करते हैं क्या? बोलो। यस सर। प्लांट डू दे मूव? कैसे? सर मूवमेंट शो करते हैं वो, जैसे सनलाइट को देख के वो राइट साइड को लेफ्ट साइड को टिल्ट होते हैं। गुड गुड गुड, बिल्कुल सही है, ठीक है। प्लांट मूव करते हैं, ठीक है। हम फिजिक्स के एंगल से बोले तो ये कह सकते हैं कि प्लांट डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, बट दे डू मूव। Okay. So living they have movement and non-living they do not have movement. Okay. तो प्लांट भी मूव करते हैं और एनिमल्स को ऑब्वियसली मूव करते ही करते हैं, इनमें मूवमेंट पाया जाता है। So these were characteristics। और देख लेता हूँ कोई कैरेक्टरिस्टिक है तो नहीं है। मेटाबॉलिज्म लिखवा दिया, रिप्रोडक्शन, कॉन्शियसनेस, ठीक है। बस इसमें एक ही कैरेक्टरिस्टिक थी जिसका एक्सेप्शन नहीं था। अब पहले ये बताओ कि इसमें किसी को कोई डाउट है, फिर आगे बढ़ेंगे। No, sir. क्लियर? Yes, sir. मोहुना, Yes, sir. ठीक है, एवरीथिंग इज क्लियर? Yes, sir. सो मैं सही प्रोनाउंशिएट कर रहा हूँ ना नाम आपका? अच्छा, ठीक है। सो ये था लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में कैरेक्टरिस्टिक, है ना। तो सेकंड हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बायनोमियल नोमेनक्लेचर। सो बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है? ये ना बोलिए भाई।
व्हाट इज बायनोमियल नोमेनक्लेचर? नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये, सिंपली समझिए। एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था कार्ल वॉन लिनियस, है ना, कार्ल वॉन लिनियस। कुछ लोग इनको लिनियस भी बोलते हैं। इन्होंने बाद में अपना ही बायोलॉजिकल नेम रख लिया और इन्होंने अपना नाम रखा कैरोलस लिनियस। इन्होंने अपना नाम रख लिया कैरोलस लिनियस। तो चाहे कार्ल वॉन लिनियस बोलो, चाहे कैरोलस लिनियस बोलो, या सिंपली लिनियस बोलो, ही इज द फादर ऑफ बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, इनका कहना था कि हर ऑर्गेनिज्म के दो नाम होंगे। ठीक है, इन्होंने बोला कि एवरी ऑर्गेनिज्म विल हैव टू नेम। ये क्या मतलब हुआ भाई? आप देखो, हम आप भी तो सेम दो नाम हमारे आपके होते हैं, नहीं होते कि नहीं? दो नाम। पहले हम लोग क्या लिखते हैं? अपना नाम लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं? टाइटल लिखते हैं। दो नाम हो गए हमारे आपके, है ना? अब लिखते हैं, ठीक है। और जो अमेरिकन और यूरोपियंस होते हैं वो उल्टे लिखते हैं, वो पहले टाइटल लिखते हैं फिर नेम, वो भी दो नाम। सो दैट इज बायनोमियल नोमेनक्लेचर। तो उन्होंने बोला कि हर ऑर्गेनिज्म के दो नाम। ठीक है, इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये है कि अब आप किसी रशियन साइंटिस्ट थे या अफ्रीकन साइंटिस्ट थे, आप उस बात कर रहे हो कि इंडिया में पीपल का ट्री होता है, एंड पीपल ट्री इज रिलीजियस ट्री इन इंडिया। सो आप उसको प्रॉपर्टीज गिना रहे हो, वो समझ ही नहीं पा रहा कि पीपल के ट्री आप किस बला की बात कर रहे हो। पीपल नहीं बोलते हैं, पीपल इज लाइक दैट इज योर कंट्री नेम। सो जनरल लैंग्वेज में पीपल बोलते हैं, तो वो समझ नहीं पाएगा। या आपने अपने यू आर राइटिंग मेडिसिनल प्रॉपर्टी ऑफ योर पीपल प्लांट इन एनी बुक, एंड यू आर पब्लिशिंग दैट पेपर, पढ़ेगा, he or she will come to know each and everything, each and every lecture whatever you are delivering, but he or she won't be able to understand for about which tree talking about. So people क्या है? So अब अभी सोचा कि लिनियस का कहना था कि एक काम करो भाई, एक ऐसा नेम रखो, इंटरनेशनल नेम रखो कि वो नेम साइंटिफिक नेम होगा, आप बोलोगे। अब आप अगर किसी जैसे पीपल का जो प्लांट, पीपल हम आप उसको बोलते हैं ना, उसे क्या बोलते हैं? क्या नाम है इसका साइंटिफिक नेम? फिकस रिलीजियोसा। आप किसी से बोलो फिकस रिलीजियोसा, सब समझ जाएंगे। बनियान ट्री, आप इंडिया में बरगद कहते हो, इंग्लिश में बनियान बोल दो, जिसको नहीं समझ पाएंगे क्योंकि उनकी अंग्रेजी भी तो कमजोर है भाई। ठीक है, सो बनियान ट्री, नाउ हाउ यू विल कॉल बनियान ट्री? आप ये मत समझिए कि इफ यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन इंग्लिश इन इंडिया, सो everywhere across the world people will understand English is world language, we do agree with that thing, but you know there are number of the countries still they do not understand English, and even they do not understand many words of English. Like Russians के बारे में आप कभी sometime you talk with the Russians, they won't be able to understand each and every concept what you are saying, so because they speak only Russians. And the same thing with like those Latin speaking countries जो Portuguese बोलते हैं, Spanish बोलते हैं, so they do not understand English. There are a number of the terms in English they do not understand. Even the same thing with Chinese. So आप देखिए, तो बनियान अगर आप बोलते हो they won't be able to understand. But अगर आप बोलते हो Ficus bagalensis, आप कहते हैं Ficus bagalensis, across the world every scientist will come to know you are talking about the banyan tree. So आप देखिए इन सभी के दो नाम हैं। This is binomial nomenclature. तो उसने बोला कि सबसे पहले first thing there will be two name. First will be generic name and the second name will be species. ठीक है, तो इसमें ये जो है ये जीनस है पहला वाला, और सेकंड वाला स्पीसीज। तो जीनस और स्पीसीज के जो दो नेम होते हैं, तो पहला हम लोग जीनस का नेम लिखेंगे, फिर स्पीसीज का नेम लिखेंगे। ऐसे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में तो फर्स्ट पॉइंट टू नोट डाउन, एवरी ऑर्गेनिज्म
will have two names. First will be generic name, and second will be specific name. First will be generic name and second will be specific name. Full stop. The name of genus will have फर्स्ट लेटर कैपिटल. फिकस में एफ कैपिटल होगा, फिकस में एफ कैपिटल होगा, ठीक है. द फर्स्ट लेटर ऑफ जेनरिक नेम विल बी कैपिटल एंड specific name will start with स्मॉल केस. तो देखिए ये सही तरीका है, ठीक है. तो जीनस पहले लिखेंगे, फिर स्पीसीज का नेम लिखेंगे. जीनस का जो फर्स्ट लेटर होगा एफ, मतलब यहां पे दोनों एफ क्या हो गए, कैपिटल होंगे. स्पीसीज का जो फर्स्ट लेटर होगा दैट विल बी इन स्मॉल केस. ठीक. नेक्स्ट पॉइंट. both of the name will be in italic, मतलब थोड़े से स्लांट लिखेंगे, इटैलिक लिखेंगे. both of the name will be italic and both of the name will be in italic and underline separately, जैसे मैंने लिखा है, and underline separately and underline separately. ठीक है. चाहे आप प्लांट का नाम लिखें, ठीक है ना, चाहे आप एनिमल का नाम लिखें, जैसे पैंथेरा टिग्रिस, तो थोड़ा सा स्लांट लिखा जाएगा, पैंथेरा को अलग अंडरलाइन करेंगे और टिग्रिस को अलग अंडरलाइन करेंगे. ये टाइगर का बायोलॉजिकल नेम है ना. तो पैंथेरा टिग्रिस में हम पैंथेरा को अलग करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, टिग्रिस को अलग करेंगे. पैंथेरा और टिग्रिस दोनों इटैलिक में होंगे, थोड़े से स्लांट लिखोगे, वैसे मैंने सीधा लिखा हुआ है, थोड़ा और स्लांट लिखना चाहिए, ठीक है. पैंथेरा में पी कैपिटल होगा और टिग्रिस का टी स्मॉल केस में होगा. ठीक है. थर्ड पॉइंट. द नेम शुड बी इन इंग्लिश और, अब ये भी शर्त है, द नेम शुड बी इन इंग्लिश और इन लैटिन, comma, if do not have English or Latin name, if do not have English or Latin name, they must be, if do not have English or Latin name, they must be Latinized. मतलब अगर कोई ऐसी चीज है, ऐसा प्लांट या एनिमल है, मान लो कोई अफ्रीका में पाया जाता है, चाइना में पाया जाता है, तो ऑब्वियसली उसका ना तो लैटिन नेम होगा, ना उसका ना ही आपको उसका इंग्लिश नेम होगा, या वो नेम चाइनीज में ही होगा. तो पहले हम उसको चाइनीज में नहीं रखेंगे या अफ्रीकन में नहीं रखेंगे, पहले हम क्या करेंगे, उसको नाम रखेंगे लैटिन में, फिर उसका साइंटिफिक नेम रखा जाएगा. ठीक है. हालांकि आपको बता दूं, लैटिन इज डेड लैंग्वेज, अब कोई नहीं बोलता. ठीक है, याद रखना, लैटिन इज डेड लैंग्वेज. नेक्स्ट पॉइंट. That's it. So ये सभी पॉइंट्स हो गए. So this was the binomial nomenclature. Latin name, English, underline. ठीक है, समझ आया binomial nomenclature? बोलिए भाई, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? Yes, sir.
पक्का? सर इटैलिक और अंडरलाइन करने का कोई स्पेसिफिक रीजन? ये एक्चुअली क्या होता है ना कि देखो कुछ बोर्ड्स हैं वो डिफाइन कर देते हैं। ये एक तरीका होता है कि आपने पूरा, आप कभी भी देखिएगा, आप लिटरेचर में या पूरे पेपर में अलग से इसको रिमार्केट किया जा सके, ये सब रीजन होता है। तो हमेशा इसलिए वो इटैलिक में लिखते हैं। आप कभी भी देखिएगा बुक में जो आपके बायोलॉजिकल नेम होंगे ना, वो इटैलिक में लिखे होंगे, स्लांट लिखे होंगे और आपको दूर से दिख जाते हैं ये बायोलॉजिकल नेम ही है, इसलिए। और कोई भाई? ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके स्कूल वाले जरूर पूछेंगे, पक्का पूछेंगे, 100% मान के चलिए आप। ये स्कूल वालों का बड़ा फेवरेट है कि राइट डाउन दी बायोलॉजिकल नेमिंग, बायनोमियल नोमेनक्लेचर। तो कार्लोस लिनियस ने दिया हुआ था और ये इतने सारे पॉइंट थे, उन्होंने ऐसे बताया कि ऐसे बायनोमियल नोमेनक्लेचर लिखेंगे। ठीक है, अब देखो पूरे वर्ल्ड में बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर के एक बॉडी है आईसीबीएन। आईसीबीएन डिफाइन करती है, तो उसको बोलते हैं इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। तो आईसीबीएन वो बॉडी है जो बॉटनी के या प्लांट के जो नेम होते हैं उनके रूल्स और रेगुलेशन बनाती है। ठीक है, दूसरा होता है आईसीजेडएन, इंटरनेशनल कोड फॉर zoological nomenclature। तीसरा होता है आईसी बैक एन, इंटरनेशनल कोड फॉर, है ना, आईसी का तो ये मतलब होता है इंटरनेशनल कोड फॉर बैक्टीरियल नोमेनक्लेचर। बैक्टीरियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। फोर्थ है आईसीवीएन, इंटरनेशनल कोड फॉर वायरल नोमेनक्लेचर। ठीक है सर वो बी वी है? बी, हाँ BAC बैक्टीरिया वाले में बैक। नो सर नीचे नीचे वायरल वी, वी से होगा, VIRAL वायरल नोमेनक्लेचर। तो आईसीबीएन हो गया, है ना। ये बॉडी से जैसे एनसीईआरटी में नहीं दी गई, ये दी गई है, तो ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए, ये नीट वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ आया भाई लोगों? बताइए, क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, so this was just demo class, like this was the purpose was of the class was that we both must familiar with each other and we must understand how to study and what will be the way to study. तो पहले आप बताइए, if you are feeling any problem during our conversation, like this is the way naturally we teach each and every batch, but there are students who do not understand Hindi. So on that case, we do not use Hindi. Like the people from Northeast or South Indian students, they do not understand Hindi. Like Tamil Nadu, if somebody from Tamil Nadu, they don't understand Hindi. And even not even single word, they do not understand what we are saying. So on that case, we do not use Hindi. So on that case, we completely teach in English. But if rest of the part of the India, even including Leh Ladakh ke bhi bachche, they fairly understand Hindi. So we use a mixed language, bilingual, right? So if you are facing any problem in language, please let me know. अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है बताइए। कंफर्टेबल था द वे वी स्टडीड? बताइए भाई, सब लोग बोलिए, समझ आया? महुना? Yes, sir. ठीक है, छेत्री? Yes, sir. Clear. समझ आया? हाँ जी सर। ठीक है, विभूति? यस सर। ठीक है, इशिका क्लियर है?
ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं, है ना, और नेक्स्ट क्लास आगे रखते हैं। इसमें कुछ खास है नहीं चैप्टर में, और आपको हायरार्की पढ़ानी है और की क्या होता है ये पढ़ाना है, जूलॉजिकल गार्डन क्या है ये सब पढ़ाना है। तो नेक्स्ट हम लोग जब क्लास करेंगे तो इस चैप्टर को ओवर कर देंगे। इनफैक्ट सेकंड चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। अब क्या है कि नोट्स में आपको बनवाता चलूंगा साथ में, वो मैं आपको बताते जैसे डिक्टेट करता चलूंगा। नोट्स आप ऐसे बनाते रहिए, फिर पढ़िए और एनसीईआरटी भी पढ़िए। एंड इन केस इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम, सो ask me in next class. Feel frankly to ask in class. Any doubt, any question, ठीक है। और बताइए, कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, बोलिए। सर रेफरेंस बुक के लिए कुछ सजेशंस। देखो बेटा, मैं बोलूंगा ना कि अभी तो नोट्स तो मैं आपको बनवा दूंगा, ठीक है, और मैं ऐसा कुछ छोड़ूंगा नहीं जो आपके रेफरेंस बुक में हो, ठीक है। स्टिल इफ यू वांट टू गो फॉर दैट, तो अगर आपका एक्सक्लूसिवली टारगेट है कि आपको नीट ही क्रैक करना है ना, इफ यू आर फोकस्ड फॉर नीट, क्योंकि बहुत सारी बुक्स हैं और बुक्स में बहुत सारा दिया हुआ है, तो आप प्रदीप भी ले सकते हो, हालांकि प्रदीप में बहुत ज्यादा फैक्चुअल दिया हुआ है। सो अरिहंत में मिस्टेक्स बहुत सारी हैं, है ना। सो जो ठीक ठाक बुक है दैट इज ट्रू मैन ठीक ठाक, मैक्सिमम स्टूडेंट उसी को यूज करते हैं, ट्रू मैन इज ओके। लेकिन जो लोग एक्सक्लूसिवली नीट ही टारगेट करना चाहते हैं, उन्हें नीट ही टारगेट करना है, तो दे मस्ट गो विद, अच्छा कोई भी एक एररलेस करके बुक आती है, डोंट टेक दैट बुक, ठीक है, बहुत बकवास टाइप की बुक है। इफ समबडी सजेस्ट, so he or she or is not aware with actually the subject, so आपको errorless, बहुत सारे लोग that is very popular kind of book, और बहुत सारे लोग लेके उसको टहलते रहते हैं। इवन मेडिकल में सो कॉल्ड बिगेस्ट इंस्टीट्यूट उन्होंने कंटिन्यू करा, बहुत दिन तक कंटिन्यू किया, लेकिन बच्चों ने खुद ही उनको उसको पढ़ना बंद कर दिया, तो उन्हें फिर अपना मटेरियल लेकर के आना पड़ा, ठीक है। तो एररलेस इज सबसे वाहियात बुक है, इट इज यूजलेस बुक, तो मुझे उसका कुछ सेंस नहीं समझ में आता, तो डोंट परचेज एररलेस। आप ट्रू मैन ले सकते हो अभी के लेवल पे, और अगर आपको और थोड़ा सा मतलब एकदम जो टॉप क्लास मटेरियल अगर आपको पढ़ना है, सो यू कैन गो विद सिंगेज, बट ये दो सिंगेज इज एक्सक्लूसिवली फॉर योर नीट एग्जाम, है ना। और अभी के लिए आपको बोलूं, या तो आप ट्रू मैन ले लो, और ट्रू मैन के साथ में अगर आप यूज करना चाहते हो एमटीजी ले लो, ठीक है, अभी के लिए, ओके सर, ठीक है। यू कैन रिफर एमटीजी और ट्रू मैन, ठीक। और बताओ भाई, किसी को डाउट? और सब लोग पूछिए, पार्टिसिपेट कीजिए और पूछिए, हमेशा पूछिए, क्वेश्चन पूछिए, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है कि जब आप कन्वर्सेशन करते हैं, आपके और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, बाकी लोगों के कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू सर। ओके बेटा, Thank बाय you, बाय, टेक sir. केयर, थैंक वेलकम यू बेटा, सर। बाय 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 बाय।